हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। तो दोस्तों, आज की जो सीटेट की क्लास है, इसमें हम शिक्षण विधियों के बारे में चर्चा करेंगे। टीचिंग मेथड्स होती हैं कि किस किस तरीके से जो एक छोटा बच्चा होता है, उसको कौन कौन से तरीके से जो है पढ़ाना चाहिए, और किन किन जो पढ़ाने की विधियाँ हैं, शिक्षण विधियाँ हैं, उनके माध्यम से जो उनकी समस्या का समाधान होता है। अब शिक्षण विधियाँ होती क्या है? तो जब बच्चे को जिस भी शिक्षण विधि के माध्यम से पढ़ाया जाता है, तो जिस शिक्षण विधि के माध्यम से मतलब जो पढ़ाने की वो विधियाँ हैं जिनके माध्यम से जो बच्चे को जो कठिन चीज़ है वो भी आसानी से समझाई जा सके, उनको हम कहते हैं शिक्षण विधियाँ। अब देखिए, शिक्षण विधियाँ कई होती हैं। तो पहली है समस्या समाधान विधि, प्रॉब्लम प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। अब देखिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड क्या होती है कि इसमें विद्यार्थी जो को एक समस्या दी जाती है, बच्चों को एक समस्या दे दी जाती है, और उसका समाधान जो है विद्यार्थी खोजते हैं और जानकारी नॉलेज लेते हैं, और समस्या समाधान में एक हिंट दे दिया जाता है बच्चों को कि ये पहला स्टेप है, ये दूसरा स्टेप है, तीसरा स्टेप, इस तरीके से समस्या को समाधान करना है। तो बच्चा क्या करता है, उसी स्टेप के माध्यम से फॉलो करते हुए, उन हिंट के माध्यम से, इशारों की सहायता से समस्या का समाधान करता हुआ चला जाता है और समस्या का समाधान खोज लेते हैं। ठीक है। अब इसके स्टेप कौन कौन से हैं, तब हम इनके स्टेप को जानते हैं। देखिए, इसकी समस्या समाधान विधि जो है, इसके 5 स्टेप है। ठीक है। तो पहले समस्या को चुनना। अब आपके सामने समस्या क्या है, तो आप लोग के सामने समस्या जो है वो है सी टेट। ठीक है। अगर अभी आपसे पूछा जाए कि आपके सामने समस्या क्या है, तो आपके सामने है सी टेट। तो आपने समस्या को चुन लिया सी टेट, कि सी टेट को पास करना है। अब कैसे करना है, तो उसका कारण क्या है, समस्या का कारण क्या है आपके पास में, कि हमें जॉब लेनी है। सी टेट को पास करेंगे, उसके बाद में अब DSSS भी है, EMRS है, KVS, NVS, उनका फॉर्म भरेंगे, और हमें जॉब चाहिए, टीचर बनना है। तो ये हमारे पास में उसका कारण हो गया। फिर समस्या से संबंधित जानकारी को इकट्ठा करना। अब जानकारी क्या है, कि सी टेट को कैसे पास करेंगे, उसका सिलेबस क्या है, उसके कौन कौन से उसमें टॉपिक शामिल हैं, फिर उसके बाद में उनके नोट्स कहाँ से कलेक्ट करें। तो उन सभी जानकारी को हमने इकट्ठा कर लिया। कलेक्ट करने के बाद में समस्या का समाधान हो जाएगा, हम पढ़ाई चालू करेंगे उसकी, समस्या का समाधान होगा। फिर उस समाधान का व्यवहारिक प्रयोग। अब हमने सी टेट पास कर लिया, मतलब व्यवहार में प्रयोग कर लिया, सी टेट की एग्जाम दे दी, और हम कॉन्फिडेंस हो गया कि अब रिजल्ट आने वाला है, बस सी टेट हमारा क्लियर है। क्योंकि हमने जब पेपर देते हैं तो एक आदमी को अनुभव हो जाता है कि हम आंसर की चेक करते हैं तो इतना कि अपना अपना सी टेट पास हो जाएगा। तो ये व्यवहार में भी हमने उसका प्रयोग कर लिया। ठीक है। अगली विधि है आगमन विधि। अब आगमन विधि और निगमन विधि, मैं दोनों विधियों को एक साथ लेके चलूंगा, लेकिन आगमन विधि को पहले हम पढ़ते हैं। ठीक है। तो आगमन विधि क्या होती है, देखिए, आगमन विधि वो विधि होती है जिसमें बच्चा जो है वो सीधे अनुभवों, उदाहरणों और प्रयोगों का अध्ययन करके नियम निकाले जाते हैं। मतलब कि बच्चे को पहले हम उदाहरण दे दिया जाता है। जैसे कि एक बच्चे को पहले एक सॉल्व करने के लिए उदाहरण दिया, और उस उदाहरण के थ्रू एक नियम बना दिया, मैथ का नियम, एक नियम निकल गया। ठीक है। जैसे सेव गिरी थी पहले, तो न्यूटन ने उसके बाद नियम दिया था कि सेव नीचे क्यों गिरती है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, गुरुत्व बल जो लगता है, पृथ्वी खींचती है, उसके कारण जो सेव नीचे गिरा। और यह विधि कैसी है, छात्र केंद्रित विधि है, जो विद्यार्थियों को करके सीखने पर, लर्निंग बाय डूइंग पर बल देती है। तो ये विधि एक तो कैसी हो गई, पॉजिटिव, मतलब एक्टिव रखती है बच्चे को, लर्निंग बाय डूइंग है, करके सीखने पर बल देती है। तो ये विधि कैसी हो गई, बच्चे के लिए, बच्चे को एक्टिव रखने का कार्य करेगी। ठीक है। अब इस विधि के शिक्षण सूत्र की बात करते हैं। तो इस विधि के शिक्षण सूत्र हैं 8 है। ठीक है। अब उनका ट्रिक है ये, इस ट्रिक के माध्यम से मैं आपको ज्ञात करवाऊंगा कि किस तरीके से हम जो है आगमन विधि के शिक्षण सूत्र को याद करेंगे। यही ट्रिक जो है आगमन विधि के शिक्षण सूत्र को याद करने में काम आएगी, और यही विधि निगमन विधि के शिक्षण सूत्र को काम याद करने में काम में आएगी। ट्रिक है मूवी प्रत्यक्ष स्थल। अब इसका पहला अक्षर है मू। मू का अर्थ होता है मूर्त से अमूर्त की ओर। तो इसका शिक्षण सूत्र हो गया मूर्त से अमूर्त की ओर। ठीक है। वी, वी से हो गया विशिष्ट से सामान्य की ओर, और विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। ठीक है। अगला है प्रत्यक्ष शब्द। तो प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर। ठीक है। और स्थल, स्थल से हो गया स्थूल से सूक्ष्म की ओर। ठीक है। अब बचे तीन। तीन में क्या है कि जब भी हम आगमन, आगमन आ से मतलब है उदाहरण, पहले ए से यहाँ पे आ वर्ड आएगा, और आ से मतलब है उदाहरण आएंगे पहले, तो उसे उदाहरण से नियम की ओर। ठीक है। यहाँ तक हो गई। एक है फिर सरल से कठिन की ओर जाएंगे आगमन विधि में, और एक लास्ट बचता है वो है ज्ञात से अज्ञात की ओर। कौन सा है, ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो मूवी प्रत्यक्ष स्थल से जो है हमने
इस आगमन विधि के शिक्षण सूत्र है उनको हमने याद कर लिया। ठीक है, मुंह से मूर्त से अमूर्त की ओर, वी से विशिष्ट से सामान्य की ओर और विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर, स्थल से स्थूल से सूक्ष्म की ओर। बचे 3 जिसमें आगमन विधि से आ से उदाहरण आता है, उ आ। ठीक है, कुछ इस तरीके से याद रखना है। तो उदाहरण से नियम की ओर, सरल से कठिन की ओर और ज्ञात से अज्ञात की ओर। ठीक है, ये विधि हो गई, इसके शिक्षण सूत्र हो गए। अब बात करते हैं हम निगमन विधि की। देखिए निगमन विधि क्या होती है। अब निगमन विधि में पहले क्या आता है, नी और नी याद रखना। निगमन विधि है और इसमें सर्वप्रथम पहले क्या बनाए जाते हैं, उदाहरण, नियम को समझाया जाता है। इसमें पहले नियम बनाया जाता है, नियमों का ज्ञान कराया जाता है। तो निगमन विधि है तो पहले नियम आएंगे, उसके बाद उदाहरण आएगा। तो निगमन में नी पहले और इसमें भी नियम में भी नी पहले। तो ध्यान रखना है, निगमन विधि में पहले नियम आता है, उसके बाद उस नियम को उदाहरण के माध्यम से समझाया जाता है। यह विधि कैसी है, टीचर सेंटर्ड शिक्षक केंद्रित विधि है और इसमें शिक्षक की सारे नियम सिखाता है। मतलब इसमें बच्चा जो है वो काफ़ी कम हद तक जो है एक्टिव होता है, आगमन की तुलना में कम एक्टिव होता है बच्चा। ठीक है, अब इस विधि के शिक्षण सूत्र कैसे याद करेंगे, देखिए अब इस विधि के शिक्षण सूत्र भी वही, मूवी प्रत्यक्ष स्थल याद करेंगे। हमने ट्रिक बता रखी है, मूवी प्रत्यक्ष स्थल। तो जो मूवी प्रत्यक्ष स्थल में पहले मुंह आता है, तो आगमन विधि में क्या होता है, मूर्त से अमूर्त की ओर। लेकिन निगमन में उल्टा हो जाएगा, अमूर्त से मूर्त की ओर। अगला आता है वी, मूवी। वी से विशिष्ट से सामान्य और विश्लेषण से संश्लेषण आता है आगमन विधि में। लेकिन यहाँ आएगा सामान्य से विशिष्ट की ओर और संश्लेषण से विश्लेषण की ओर। प्रत्यक्ष से आता है प्रमाण की ओर आगमन विधि में, लेकिन यहाँ आएगा प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर। इसके बाद आता है प्रत्यक्ष स्थल, स्थल से आता है स्थूल से सूक्ष्म की ओर आगमन विधि में, लेकिन यहाँ आएगा सूक्ष्म से स्थूल की ओर। अब नियम पहले आता है, निगमन विधि है, नियम आएगा पहला, तो नियम से उदाहरण की ओर। अब कठिन चीजें पहली आती है, नियम क्या होता है, हमेशा कठिन होता है, तो कठिन से सरल की ओर। और नियम को हम जानते नहीं है, तो क्योंकि पहले अज्ञात होता है नियम, उसके बाद हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, तो अज्ञात से ज्ञात की ओर। मतलब कि निगमन विधि और आगमन विधि एक दूसरे की पूरक विधि है। ठीक है, क्योंकि आगमन विधि के जो शिक्षण सूत्र है वही पूरक, वही निगमन विधि के, लेकिन अपोजिट है। ठीक है, तो एक दूसरे के पूरक हैं दोनों ही विधियां। ठीक है, अगली विधि की तरफ बढ़ते हैं। अगली है प्रोजेक्ट विधि। देखिए प्रोजेक्ट विधि क्या होती है, इसके विधि के प्रवर्तक जो है वो है किलपैट्रिक। तो किलपैट्रिक ने कहा कि ये विधि जो है अनुभव केंद्रित होती है और बालकों के सामाजिकरण पर विशेष बल देती है। मतलब कि बच्चे को जो है एक प्रोजेक्ट करवाया जाता है जिससे हम प्रैक्टिकल करते हैं, उस तरीके से जो है सामाजिकरण पर बल देती है। बच्चे एक दूसरे के साथ में हिलजुल के प्रोजेक्ट करते हैं और एक दूसरे के साथ में समाज में रहते हुए सीखते हैं। इस विधि में विद्यार्थी जो है स्वतंत्र रूप से कार्य करता है एवं अपनी समस्याओं को हल अपने स्वयं के विचारों के आधार पर करता है। यह विधि वास्तविकता के सिद्धांत के पर कार्य करती है। मतलब बच्चे 2-4 ग्रुप में होते हैं और प्रोजेक्ट करते हैं, प्रोजेक्ट में रहेंगे, करते रहेंगे, तो एक दूसरे के साथ में सहपाठी की भावना सीखेंगे, समाजीकरण की भावना भी सीखेंगे और वह खेल खेल में उसके समाजीकरण के माध्यम से बच्चा सीखता रहता है। ठीक है, अगली विधि है प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड। इस विधि में बालक को बिना व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराए भाषा सिखाई जाती है। और इस विधि में जो बालक की मातृभाषा होती है उसे बिना मध्यस्थ बनाए उसे अन्य भाषा सिखाई जाती है। जैसे कि अब अभी आप हिंदी जानते हो, ठीक है, अभी आप हिंदी जानते हो और आपको इंग्लिश भाषा सीखनी है, लेकिन इंग्लिश भाषा सीखनी है आपको, तो अब इंग्लिश की आपको ग्रामर ना पढ़ाई जाए और डायरेक्टली आपसे बोलने को बोल दी जाए कि जैसे मैं बोलता हूँ वैसे ही बोलो। जैसे कि मैं यहाँ जा रहा हूँ तो आई एम गोइंग, तो इसको क्या बोलते हैं, मैं यहाँ जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, सीधा सिखा दिया। उसकी मातृभाषा वो मध्यस्थ भी नहीं बनाती, उसे बिना मध्यस्थ बनाए उसका भी यूज नहीं किया जाता, डायरेक्ट इंग्लिश सिखाई जाती है। ना तो ग्रामर का यूज किया जाता है ना ही उसकी मदर टंग का उपयोग किया जाता है। ठीक है, विद्यार्थी को सीधे बार बार रटंत मौखिक एवं लिखित अभ्यास द्वारा सीधे नई भाषा सिखाई जाती है और इसमें क्षेत्रीय भाषा का भी प्रयोग नहीं किया जाता, मतलब उसकी मदर टंग का प्रयोग नहीं किया जाता। इस विधि में वार्तालाप के माध्यम से अधिक सीखने पर बल दिया जाता है जिससे वे प्राकृतिक रूप से सीख सके। अब जैसे कि हम जिस क्षेत्र में रहते हैं तो वहाँ की भाषा में ना तो ग्रामर चाहिए, ना हमें किसी अन्य भाषा की मध्यस्थता चाहिए, हम उस भाषा को अपने आप प्राकृतिक रूप से सीख लेते हैं, जैसे हमारे माता पिता बोलते जाते हैं उसी तरीके से।
जैसे ही हम अब कोई बच्चा मान लीजिए विदेश में पैदा हो तो वहाँ पे इंग्लिश बोलते हैं सभी लोग, तो उसके माता पिता भी इंग्लिश बोलेंगे, तो वो वैसे ही इंग्लिश बोलने लग जाएगा, ना ग्रामर की जरूरत पड़ेगी, ना उसे किसी अदर लैंग्वेज की जरूरत पड़ेगी। तो मतलब कि बच्चे को सीधे सीधे बोलते रहना है, और वो धीरे धीरे वो बच्चा जो अपने आप प्राकृतिक रूप से जो है उस भाषा को सीख जाएगा। किस विधि के माध्यम से? डायरेक्ट मेथड के माध्यम से, ठीक है। अगली विधि है विश्लेषण विधि। विश्लेषण का मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। मतलब कि क्या करना है एनालिसिस मेथड में, कि समस्या को छोटे छोटे भागों में बांट करके उसका अध्ययन व समीक्षा करते हुए इसे हल किया जाता है। अब मान लीजिए आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आपने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया उसका सिलेबस, कि ये सिलेबस इसका है, पहले पाँच पांच सब्जेक्ट हो गए आपके पास में, फिर उन सब्जेक्ट का एक एक टॉपिक हो गया, तो आपने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके कि आज ये टॉपिक पढ़ूंगा, कल ये टॉपिक पढ़ूंगा, और ऐसे ऐसे करते हैं आपने उसका सिलेबस पूरा कर लिया। तो ये हो गया विश्लेषण। संश्लेषण विधि सिंथेसिस मेथड क्या कहता है कि विश्लेषण एवं संश्लेषण विधि एक दूसरे की पूरक होती है। विश्लेषण में तो क्या किया, समस्या को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है, लेकिन इसमें क्या किया जाता है कि जब हमने विश्लेषण कर लिया, समस्या को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया, तो उसके बाद में उस सभी समस्या को हम एक साथ करेंगे। कैसे करेंगे समस्या का? या तो लास्ट में हमने जैसे सी टेट के जब एग्जाम आएगी उससे 10-5 दिन पहले हम क्या करेंगे, मॉक टेस्ट लगाएंगे, तो सारे सब्जेक्ट का मॉक सेट एक साथ देंगे, तो वहां पे क्या हो गया, संश्लेषण हो गया। विश्लेषण कर लेने के बाद संश्लेषण का कार्य होता है, इस विधि में किसी समस्या के छोटे छोटे भागों को जोड़ते हुए समस्या का हल निकाला जाता है, और इस विधि का प्रयोग जो है प्राय ज्यामिति में किया जाता है, ज्योमेट्री में किया जाता है इसका प्रयोग, ठीक है। अगली विधि है अनुकरण विधि, सिमुलेशन मेथड। इस विधि में बालक जो अनुकरण करके सीखता है, और इस विधि को अनुकरण विधि कहते हैं। मतलब अनुकरण करता है, जैसे बड़ा बोलता है, बड़े उसके माता पिता जैसे बोलते हैं, दादा दादी बोलते हैं, बच्चा उसी तरीके से बोलता है, उसी तरीके से रहना सीखता है। बस उसके पापा ऐसे बाल कर रहे हैं तो वो भी उसी तरीके से बालों को सूतेगा, संवारेगा, ठीक है। इस विधि में बालक अपने शिक्षक का अनुकरण करके लिखना, पढ़ना, नवीन रचना करना सीखता है। इस विधि के अंतर्गत बालक शिक्षण के उच्चारण को सुनकर वाचन करता है, पहले शिक्षक बोलता है, फिर बच्चे उसका आदर्श अनुसरण करते हैं। इस विधि के आधार पर शुद्ध उच्चारण को ही भाषा श्रेष्ठ शिक्षक का सर्वश्रेष्ठ गुण माना जाता है। मतलब कि जैसे जैसे शिक्षक बोलता है, जैसे जैसे शिक्षक लिखता है, उसी तरीके से जो बच्चा पढ़ना और लिखना सीखता है। इसलिए इसको हम अनुकरण कहते हैं, नकल करना, एक तरीके से नकल करता है बालक शिक्षक की, ठीक है। अगली विधि है व्याख्यान विधि। अब देखिए व्याख्यान विधि क्या होती है। व्याख्या की जाती है किसी चीज की। व्याख्यान विधि से लेक्चर मेथड से सीधा ही पता लग रहा है नाम से ही। विधि में किसी तथ्य विषय की व्याख्या की जाती है। व्याख्यान विधि को शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि कहा जाता है, क्योंकि पहले जब गुरुकुल हुआ करते थे तब उस तरह सिर्फ जो व्याख्या दी जाती थी, कोई और शिक्षण का स्रोत नहीं था, सिर्फ जो है कहानी के माध्यम से उनको जो है शिक्षा का ज्ञान करवाया जाता। शिक्षक की भूमिका प्रमुख होती, क्योंकि शिक्षक ही बोलता रहता, ना ही कोई टीचर एक बच्चा एक्टिव रहता, ना ही क्या। इसलिए इसे शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधि माना जाता है, और यह विधि स्मृति स्तर का शिक्षण अधिगम कराती है। सामाजिक विज्ञान में व्याख्यान विधि का सबसे अधिक प्रयोग होता है, और व्याख्यान शिक्षण विधि में पाठ्य वस्तु व विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण पर अधिक बल दिया जाता है। मतलब कि जो पाठ्य है, जो किताबों में लिखी हुई है, वो जो है विषय वस्तु, उसी पर बल दिया जाता है, अन्य बाहर की चीजों पर बल इतना नहीं दिया जाता व्याख्यान में, ठीक है। अब एक छोटा सा टॉपिक है चंकिंग। चंकिंग जिसे खंडीकरण कहते हैं, होता क्या है? बच्चों को कॉन्सेप्ट या प्रॉब्लम को टुकड़ों में तोड़कर समझाया जाता है। एक तरीके से ये क्या है, एनालिसिस मेथड है, मतलब कि विश्लेषण है, टुकड़ों में तोड़ करके समस्या को समझाना। जैसे कि हमारे पास में एक 10 अंक का मोबाइल नंबर होता है, उसको हमने 3 या 4 के समूह में बांटकर याद कर ली। अब मान लीजिए किसी का मोबाइल नंबर ये है, किसी का भी मोबाइल नंबर हो, जैसे कि ये नंबर है, तो इसमें से क्या किया, 2 2 3 3 4 4 के ग्रुप बना के उनको याद कर लेना। रोजमर्रा की वस्तुओं को समूहीकृत करना, जिन्हें घर से निकलने से पहले किसी व्यक्ति को अपनी जेब में रखना होता है, जैसे घर की चाबियां, कार की चाबियां, सेल फोन, बटुआ या पर्स आदि शामिल हो सकते हैं। इन सब को हम क्या कहते हैं, एक तरीके से समस्या का समाधान मानते हैं, इनको चंकिंग के रूप में देखा जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो हमारी शिक्षण विधियां हैं वो कंप्लीट हो गई हैं। तो फ्रेंड्स ये थी शिक्षण विधि जो कि सीटेट की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होती हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।